लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड फेज ऑफ इंडियन एग्रेसिव नेशनलिज्म को पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको दो कॉजेज पढ़ा दिए थे। राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म के दो कॉजेज को हम लोगों ने कवर किया था। पहला फैमाइन एंड प्लेग एंड द अदर वन वाज वर्सनिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। तो इन दो कॉजेज के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि और दूसरे क्या क्या कारण हैं भारत में एग्रेसिव नेशनलिज्म का, एग्रेसिव राष्ट्रवाद का। तो थर्ड पॉइंट कहता है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा था वह भी एक कारण था। समाचार पत्रों के जरिए और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनके द्वारा इंडियंस की जो वहाँ स्थिति थी, जो उनके हालात थे, उनको जब भारत में आकर बयां किया गया या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और दूसरे माध्यम से जब ये इंडियंस तक पहुँचा तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डेफिनेटली उनको उनके अंदर एक अंग्रेज़ों के प्रति जो क्रोध है, जो भारतीयों को उत्पीड़न हो रहा है वहाँ, उनका जो शोषण किया जा रहा है, इन विषयों को लेकर भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक क्रोध उत्पन्न हो रहा था। तो क्या कुछ हो रहा था अफ्रीका में भारतीयों के साथ? सबसे पहला है अफ्रीका में भारतीयों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू अ टेरिटरी, स्पेसिफिक टेरिटरी, हैविंग सम कॉमननेस, मतलब कॉमन कल्चर हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, फूड हैबिट, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्शन। तो भारत के जो लोग अफ्रीका में थे डेफिनेटली उनका एक नेशनल आइडेंटिटी था वहाँ की, वो भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते उनके साथ वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा था। अफ्रीका में यूरोप के कंट्रीज़ का शासन है, लाइक स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है इन लोगों ने उसके अलग अलग प्लेसेस को इन कंट्रीज़ ने कैप्चर किया हुआ है। और वाइट्स, और चूंकि यूरोपियंस वाइट होते हैं और अफ्रीकन्स ब्लैक होते हैं, अपार्थेड भी आप कह सकते हैं, और इंडियंस जो है उनका भी कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत, चूँकि इंडिया में आपको अलग अलग रंग रूप के लोग मिलते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जो नेटिव इंडियंस हैं उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत डार्क भी नहीं और बहुत फेयर भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अफ्रीका के लोगों के साथ कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है इसको इसी नज़र से देखते थे, इसी दृष्टि से देखते थे, और भारतीयों के साथ एक प्रकार से भारतीय होने की वजह से उनके साथ वो भेदभाव किया जा रहा था। और अफ्रीका में वाइट्स के लिए जो सर्विसेज होती थी, उनके लिए जो सड़कें होती थी, बसेज, रेलवे कंपार्टमेंट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब अलग होती थी और भारतीयों के लिए अलग होती थी, यानी ब्लैक्स के लिए अलग होती थी और भारतीय भी उसी में कंसीडर किए जाते थे। तो इसकी वजह से स्वाभाविक है कि इंडियंस के लिए, अफ्रीकन्स के लिए जो सर्विसेज हैं उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सर्विसेज शायद नहीं होंगी, लेकिन ऑन द अदर साइड वाइट्स के लिए जो सर्विसेज होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो एक ही मुल्क है, सभी टैक्स पे कर रहे हैं, स्पेशली जो नेटिव अफ्रीकन्स हैं वो टैक्स ज़रूर पे करते होंगे वहाँ की गवर्नमेंट को, लेकिन सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको सुपीरियर सर्विस दिए जा रहे हैं और इनको इंफीरियर सर्विसेज दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अनफेयर टैक्सेशन भी आप देखेंगे तो बिल्कुल अनफेयर था। अफ्रीकन्स के लिए टैक्सेशन अलग व्यवस्था थी और ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए एक अलग टैक्सेशन प्रणाली हुआ करती थी। इसके अलावा भारतीयों को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था कि वो भारत से आए हैं और अफ्रीका में लेबर के तौर पर वहाँ रह रहे हैं, और उनको अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड भी कैरी करना पड़ता था। आप समझिए कितना दुर्लभ किस्म का ये नियम व्यवस्था है कि आप भारत के नागरिक होकर वहाँ काम करने गए हैं और पूरे लोग जो अफ्रीका में हैं, नन ऑफ देम विल हैव देयर आइडेंटिटी कार्ड, बट आप भारतीय होने के नाते आपको वो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करके चलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें जो है वो मन में तो आती हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा, हमारे लिए ही ऐसी नियम व्यवस्था क्यों है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीयों के साथ बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स द्वारा, जो ब्रिटिश सेना जो है वहाँ पर, या जो आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी और
पीस को मेंटेन कर रही है जो बॉडी है वहाँ पर, पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ की भारतीयों के साथ कई बार झड़पें होती हैं, उसके बाद उनके ऊपर कई बार उनसे मारपीट होती और इसमें कई सारे भारतीयों की भी हत्या हो जाती थी। इस प्रकार का टॉर्चर जो है सहन करते करते कई बार भारतीयों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो इससे भारत में जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे या एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ जो आगे बढ़ रहे थे, उनके अंदर एक क्रोध था। चूँकि बड़ी संख्या में भारतीयों को वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था, दीज आर द वेज जिसको हम देख रहे हैं। इससे भारत में रहने वाले भारतीयों के अंदर उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति एक क्रोध उत्पन्न हो रही थी और वो क्रोध आगे उनका ऐसा उनके द्वारा ऐसी मान्यताएं थी कि शायद हमें ब्रिटिशर्स को उनके ही तरीके से जवाब देना होगा, ये मॉडरेट के मेथड पर चलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, हमें लड़ना होगा, एग्रेशन दिखाना होगा। दिस इज द ओनली वे वी गेट आवर डिमांड्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इवेंट्स, और दुनिया भर में उस समय घट रही घटनाओं ने भी भारत में एग्रेसिव नेशनलिज्म को इंस्पायर्ड किया, क्योंकि भारतीयों का ऐसा मानना था कि दुनिया भर में अगर हम स्ट्रगल को देखें तो वहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज जो हैं उस दौर में, यानी 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में रिवॉल्यूशनरीज ने रिवॉल्यूशनरी मेथड से अपने डिमांड्स को फुलफिल किया है। ठीक है, जैसे आप एक अफ्रीका का ही केस ले लें। अफ्रीका में बोयस एक समुदाय है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 3 साल लड़ाई लड़ी। ठीक है, बहुत एग्रेसिवली लड़ा, हालांकि अंग्रेज एट लास्ट जीत गए और उनको सफलता मिली, उन्होंने इनके टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, बट इट वाज अ फियर्स बैटल दे फाउट। 3 साल तक की लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और इसने भारतीयों को इंस्पायर किया कि हम भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन को लेकर एक आप कह सकते हैं कि एक विचारधारा या एक थॉट जो है वो इंडियंस के बीच था कि यूरोपियंस आर अनडिफीटेबल, और पूरी दुनिया में भी उनका डंका बजता था, क्योंकि पूरी दुनिया को उन्होंने कमोवेश लगभग दुनिया के अलग अलग हिस्सों को उन्होंने गुलाम बनाया, तो उनका डंका बज रहा था। इसलिए भारतीयों के अंदर वो करेज की कमी थी, और दुनिया भर में हो रहे इन इवेंट्स ने इंडियंस को इंस्पायर्ड किया कि हम भी उनसे लड़ सकते हैं और हम भी उन्हें हरा सकते हैं। ठीक है, आयरलैंड में हम देखते हैं कि फुल स्केल होम रूल एजिटेशन हुआ। होम रूल एजिटेशन ने हालांकि फुल स्केल फ्रीडम तो नहीं दिलाई आयरिश को, लेकिन समहाउ इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड लेटर ऑन ये होम रूल लीग मूवमेंट जो वहाँ चला, इससे वहाँ के आयरिश लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और आगे चलकर उनको आज़ादी यानी फ्रीडम मिलने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो होम रूल एजिटेशन जो है इट ऑल्सो इंस्पायर्ड द एग्रेसिव नेशनलिस्ट। इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स वर गोइंग ऑन। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में या देशों में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहा था। अब सवाल ये है कि रिवॉल्यूशनरी कौन है? रिवॉल्यूशनरी वो है जो एग्रेसिवली अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, इवन दो दे प्रिफर वेपन्स, ये हथियार का सहारा भी लेते हैं अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए। ठीक है, आप रशिया में वॉल्शेविक का एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैसे निकोलस जार के खिलाफ एक विद्रोह होता है और एट लास्ट निकोलस जार जो है 1960 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में ही उन्होंने एब्डिकेट कर दिया पद को, और उसके बाद वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद फिर वहाँ पर सत्ता बदल जाती है। रशिया में रिपब्लिक, रशिया जो है वहाँ डेमोक्रेसी आती है, रशिया रिपब्लिक बनता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को, जहाँ चीन, इजिप्ट, रशिया, टर्की और ईरान जैसे देशों में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है, और इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ने इंडियंस को इंस्पायर्ड किया कि वो भी एग्रेसिवली अपने डिमांड्स को अंग्रेजों के खिलाफ रखें, तो शायद रिजल्ट उनके फेवर में हो सकता है। इसके अलावा इटली जैसी बड़ी शक्ति, जैसा कि मैंने बताया, यूरोपियंस जो हैं वो बहुत पावरफुल माने जाते हैं, अनडिफीटेबल माने जाते हैं। इटली भी यूरोप में ही है, और इटली की हार जो है इथियोपिया में 1896 में और जापान की जीत रशिया के ऊपर 1905 में, इसने बहुत हद तक यह स्पष्ट कर दिया कि अब यूरोप का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड के ऊपर कम हो रहा है। ऑन द अदर साइड एशिया में नए पावर्स इमर्ज कर रहे हैं, जैसे जापान। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है जापान्स विक्ट्री हेराल्डेड द डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर द होल ऑफ एशिया, यानी जापान में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है रशिया के हार के बाद देखने को मिलता है।
द पीपल ऑफ इंडिया वर फायर्ड विद द पैट्रियोटिक इंस्टिंक्ट फॉलोइंग दिस इवेंट। इन इवेंट से भारतीयों के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद जैसी जो विचार हैं वो बहुत तेजी से, इट वाज लाइक, ये चीज़ें जैसे जंगलों में आग फैलती है वैसे ही ये फैल रही थी और भारतीयों को प्रेरित कर रही थी कि तुम भी आगे आओ और एग्रेसिवली अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ो। नेक्स्ट, रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन 1905 में हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। हालांकि बंगाल पार्टीशन एक्ट जो है 1903 में आया, इसका विभाजन 1905 में किया गया। बंगाल के विभाजन ने एग्रेसिव नेशनलिज्म को मजबूत किया और प्रोत्साहित किया, क्योंकि एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स के साये में दबे दबे से थे। वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स की संख्या ज़्यादा थी और इस वजह से एग्रेसिव्स जो हैं वो खुलकर मॉडरेट्स का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। ऑन द अदर साइड उनके जो आप कह सकते हैं एक्शंस हैं वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते थे। लेकिन बंगाल के पार्टीशन ने एग्रेसिव नेशनलिज्म को तो प्रमोट किया ही और एग्रेसिव लीडर्स को भी मॉडरेट्स के ऊपर हावी होने का कारण दिया कि अंग्रेजों की चापलूसी से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। बंगाल के विभाजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज जो है अपने मनमाने ढंग से ही इस देश को चलाएंगे। और बंगाल का विभाजन जो है उसके लिए अंग्रेजों ने जो कारण दिया वो कारण ये था कि बंगाल वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटरी इन इंडिया, इनफैक्ट द लार्जेस्ट टेरिटरी इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पर बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए बंगाल को वो डिवाइड कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन यहां आसान हो जाए। जबकि द रियल कॉज वाज, बंगाल जो है उस समय रूट कॉज है नेशनलिज्म का। देश में राष्ट्रवाद की जड़ें जो हैं वो बंगाल से ही उत्पन्न हो रही हैं। बंगाल में ही राष्ट्रवादी लोग निकल कर आ रहे हैं या उभर कर आ रहे हैं। देश भर में जो राष्ट्रवादी हैं उनमें बंगालीज की संख्या बहुत अधिक है। आपने दादा भाई नौरोजी को पढ़ा तो, और साथ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो एक बार विक्टिम हो चुका है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वहां वो एक बार इसके विक्टिम हो चुके हैं। इसलिए वो चाहते थे कि इस यूनिटी को ब्रेक किया जाए जिससे कि आगे उन्हें समस्याएं उत्पन्न ना हो। हालांकि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको और डिटेल में कवर करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया और एग्रेसिव को मॉडरेट्स के ऊपर हावी होने का मौका मिल गया और एग्रेसिव नेशनलिज्म को भी एक पाथ मिला बंगाल डिवीजन के बाद। जैसे स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे मूवमेंट्स को हम देखेंगे पूरे बंगाल में बहुत विग्रसली बढ़ाया गया। तो एक बंगाल डिवीजन, ये रिप्रेसिव पॉलिसी, रिप्रेसिव मतलब होता है कठोर, अंग्रेजों द्वारा जो कठोर आप कह सकते हैं योजनाएं जो भारत में लागू की गई, इसका प्रभाव एग्रेसिव नेशनलिज्म को आगे बढ़ने में मिला। ठीक है, तो एक तो बंगाल का डिवीजन है जिसने पैट्रियोटिक फीलिंग को प्रमोट किया। दूसरी तरफ आप कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1899 देख सकते हैं जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स कह रहा है he raised a storm of opposition in the country by the Calcutta Corporation Act of 1899 which reduces the number of elected members। elected members की संख्या जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट ये कानून लाकर इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आधा कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। इस तरह की योजनाएं भारतीयों को ये बता रही थी, समझा रही थी, इस तरह के कठोर योजनाएं भारतीयों को समझा रही थी कि भाई अंग्रेज अपने मनमाने ढंग से इस देश को चला रहे हैं और अपने हितों को, अपने फायदे को ध्यान में रखकर देश में योजनाएं बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। भारतीयों के हितों को कभी केंद्र में नहीं रखा गया, सेंटर में नहीं रखा गया। इसलिए हमें आगे आकर फियर्सली बैटल करना होगा, लड़ना होगा, एग्रेशन दिखाना होगा, अंग्रेजों से अपने आप को, अपने डिमांड्स को पूरा करना है तो अपने देश की आजादी के लिए, अपने लोगों के हितों के लिए हमें अंग्रेजों से आगे आके लड़ना ही होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 में हम देखते हैं कि स्ट्रिक्ट ऑफिशियल कंट्रोल, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाने के लिए भी अंग्रेजों ने व्यवस्था लाई इस कानून के तहत, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटीज में या शिक्षा में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश में नेशनल एग्रेशन, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय एग्रेशन जो है वो बिल्ड हो रहा है और ये आगे चलकर उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
और सीडिशियस मीटिंग एक्ट जैसे कानून को लाकर भी भारतीयों को यह समझाने का प्रयास किया गया और उनके अधिकारों को छीना गया। अब जैसे सीडिशियस मीटिंग एक्ट को आप देखें तो इसके अनुसार अब आप बिना अंग्रेजों के आदेश के मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अब बिना मीटिंग के, आज की तरह उन दिनों सोशल मीडिया, टेलीफोन, मोबाइल फोन, मैसेज, ये सारी चीजें नहीं थी। अब आप नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? मास मूवमेंट के लिए या एजिटेशन के लिए आपको लोगों को तो गैदर करना होगा, उनको टाइम देना होगा, स्लोगन क्या लगाने हैं, मूवमेंट का नेतृत्व कौन करेगा, क्या डिमांड्स रखने हैं, किस प्लेस पर करना है, ये सारे विषयों के लिए आपको मीटिंग तो करनी होगी, फंड अरेंज करना होता है। तो इन सब के लिए, या एग्रेसिव जो रिवॉल्यूशनरी है इस देश में, उनको हथियार कहां से मिलेगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो इन सब के लिए टाइम टू टाइम वो मीटिंग करते थे। अपनी आवाज को उठाने के लिए क्या मुद्दे उठाने अंग्रेजों के खिलाफ, इसके लिए वो मीटिंग करते थे। अब तो मीटिंग आप कर ही नहीं सकते बिना उनके आदेश के, इस कानून के तहत। तो इस तरह से इन कानूनों ने भारतीयों के आजादी को पूरी तरह से छीनने का, इन पॉलिसीज ने, इन योजनाओं ने, इन कानूनों ने भारतीयों की आजादी को छीनने का प्रयास किया। इसने भी नेशनल एग्रेशन को बहुत प्रमोट किया। इसके अलावा बंगाल का पार्टीशन मैंने आपको बता दिया, और तो बंगाल का पार्टीशन वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिस्ट। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगेन रिप्रेसिव पॉलिसी और फिर बंगाल का पार्टीशन। तो रिप्रेसिव पॉलिसी मतलब कठोर नियम व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, इसने नेशनल एग्रेशन को बढ़ावा दिया। और एक जो लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये भी एक तरह की पॉलिसी है, बंगाल डिवीजन पार्टीशन, जो 1903 में बिल आया और लेटर 1905 में लागू हुआ। इवन दो लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया देन, इवन दो पार्टीशन से पहले जब 1903 में बिल आया तो भारत में इसको लेकर के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी, जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन सब ने उनसे विनती की कि ऐसा नहीं करें, बट स्टिल उन्होंने वही किया जो उनको करना था। ठीक है, वो चाहते थे कि भारत में जो रियल मोटिव है उनका, हालांकि उन्होंने पार्टीशन को लेकर के जो कारण दिया वो कारण था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। वो चाहते थे, वो बता रहे थे कि भाई बंगाल को इसलिए विभाजित किया है क्योंकि हमें शासन करने में यहाँ दिक्कत हो रही है, बंगाल बहुत बड़ा टेरिटरी है। लेकिन द रियल मोटिव वाज, उसके पीछे जो उनका मेन उद्देश्य था वो था क्रश द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। बंगाल में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है, जो उन्हें एक थ्रेट दे रहा था अंग्रेजों को, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने वहां के लोगों को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया। अगर आप बंगाल को देखें तो बंगाल में ईस्ट में और वेस्ट में बांट दिया गया। ईस्ट में जहां हिंदू 70% थे और मुस्लिम 30% थी, वहीं वेस्ट में 30% हिंदूज थे और 70% मुस्लिम्स थे। मतलब एक तरफ हिंदूज मेजॉरिटी, दूसरी तरफ मुस्लिम्स मेजॉरिटी, एक तरफ मुस्लिम्स माइनॉरिटी और दूसरी तरफ हिंदूज माइनॉरिटी। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जब एक साथ रहती है, चूंकि इन डिफरेंसेस हैं, मुस्लिम एक धर्म है, उनके कल्चर, उनके बिलीव, उनके थॉट, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका जो रिलीजन है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। अगर वो साथ रहेंगे मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये चीजें कोलैप्स करेंगी, आपस में वो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो अंग्रेजों को मुद्दा मिलेगा जिससे हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो टूटेगी, ब्रेक करेगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने इसको डिवाइड किया था। और साथ ही बंगाल पार्टीशन एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसका इम्पैक्ट आप आज तक देख रहे हैं, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में रिलीजन कास्ट के बेसिस पे किया गया। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग ने लेटर ऑन एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग की, और 1947 में इंडिया को 2 नेशन में डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया। और देन पाकिस्तान के फॉर्मेशन से आज तक भारत जो है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है। इवन स्ट्रगल कर रहा है इन अ सेंस कि कहीं ना कहीं तो वो हमारे लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे अभी आप आतंकवाद को देख सकते हैं, इंटरनेशनल फोरम में हमारे लिए हर्डल्स पैदा करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान करता आ रहा है। एक पड़ोसी देश होने के नाते वो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करता रहता है। तो देखिए, एक छोटा इनिशिएटिव युगों तक, सदियों तक आपको क्या कर सकता है, आपके एक डिसीजन से आपको परेशानी हो सकती है। तो यहां एक बंगाल का विभाजन आज 2025 तक हमारे लिए एक सिरदर्द है, आगे ना जाने कितने समय तक रहेगा। इससे लाइफ में हमेशा कोई भी डिसीजन बहुत ठोक बजाकर लेना चाहिए, बिकॉज अ सिंगल डिसीजन हैज इंपैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ।
नेक्स्ट है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ए रसूल एंड विपिन चंद्रपाल द बंगालीज कैरिड ऑन अ फियर्स एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन। ये बंगाल का ही है, ए रसूल और विपिन चंद्रपाल जैसे लोग बाहर आए और उन्होंने फियर्स एजिटेशन, अंग्रेजों के खिलाफ एकदम पुरजोर तरीके से, एकदम मजबूत होकर वो आगे आए और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट चलाया। एवरी टाउन एंड विलेज रैंक, और हर जगह एक स्लोगन नजर आ रहा था सुनने को, वो था वंदे मातरम, जिसका मतलब है पैट्रियोटिज्म, यानी पैट्रियोटिज्म, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, पैट्रियोटिज्म का मतलब आप समझते हैं राष्ट्रवाद, यूनिटी का मतलब हम एक हैं, और डिटर्मिनेशन का मतलब है हम दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलेंगे। और ये सब हम अपने मदरलैंड के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए। इसके तो दीज वर द कलेक्टिव कॉजेज, ये सारे के सारे कॉजेज रहे एग्रेसिव नेशनलिज्म के प्रमोट होने का, एग्रेसिव नेशनलिस्ट के आने का। अब आइए इनके बिलीव्स क्या हैं। तो बिलीव्स को अगर हम देखें तो असर्टिव नेशनलिस्ट का मानना था कि हमें विग्रस पॉलिटिकल एक्शन, मतलब पुरजोर तरीके से अंग्रेजों के का विद्रोह करना होगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा, एग्रेशन दिखाना होगा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, और यह तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें स्वराज ना प्राप्त हो जाए। स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस। ठीक है, दे वर नॉट एमिंग एट इंप्रूविंग द सिस्टम, जहां मॉडरेट्स का मानना था कि भाई सिस्टम को इंप्रूव करने पर जोर दीजिए। मॉडरेट्स बिलीव और दे प्रेशराइज गवर्नमेंट थ्रू 3 P's, पीस, पिटीशन और प्रेयर, ऑन इंप्रूविंग द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रणाली को सुधारने पर मॉडरेट्स ने जोर दिया और अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाया कि शासन में जो दिक्कतें हैं हमें, जो भारतीयों को हो रही हैं, उसको आप दुरुस्त करिए। जबकि एग्रेसिव्स क्या मानते थे? चेंज द सिस्टम कंप्लीटली। उनको अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं था और वो मानते थे कि पूरी तरह से इसको क्या करो, बदलो, क्योंकि इससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। They knew that the British were interested only. अग्रेसिव्स का मानना था कि अंग्रेज सिर्फ अपने फायदे के लिए ही देश में शासन कर रहे हैं और वो पूरी तरह से अपने हितों को साधने के लिए, यानी जो उनके लिए फायदेमंद है, चाहे वो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, ये सारी चीजें वो अपने हितों के लिए ही सारे पॉलिसीज को और सारे डिसीजन को या एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है they held the English responsible. एग्रेसिव्स का ये भी मानना था कि भाई इंग्लिश कल्चर जो है, यानी वेस्टर्न कल्चर जो है, ये हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर डोमिनेंट हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव जो है वो डे बाय डे हमारे कल्चर के ऊपर बढ़ रहा है और इस वजह से इंडियन कल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। दे वो वेरी ट्रू। भारत में आज वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट बहुत अधिक है और इसको आप हर जगह देख सकते हैं, शादी विवाह से लेकर के रीति रिवाजों में और शिक्षा से लेकर के आप दूसरे सेक्टर्स में भी आप देख सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर जो है ये डोमिनेट कर रहा है डे बाय डे, बिकॉज हम आज भी जो एजुकेशन ले रहे हैं ये पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को ही आप कह सकते हैं हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट करके अभी तक इसको लाया है। तो पूरी तरह से इंडिजीनियस एजुकेशन नहीं है हमारा, हम वेस्टर्न एजुकेशन को ही फॉलो करते आ रहे हैं और जब तक इसको फॉलो करते आएंगे, एजुकेशन जो है वही कल्चर बिल्ड करता है, वही रिचुअल्स को बिल्ड करता है। ठीक है, तो जिस तरह का शिक्षा आप लेंगे वैसा ही संस्कृति का आप पालन करेंगे। तो उस दौर में भी एग्रेसिव्स ने ये बात समझाने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने इसके ऊपर भी काम किया। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया। आगे हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन के लिए कमेटी बनाई गई जिससे कि राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा मिले, वैसे एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एग्रेसिव्स ने आगे काम भी किया। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बहुत क्लियर था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। मॉडरेट्स वांटेड स्वराज, एग्रेसिव्स वांटेड पूर्ण स्वराज। मॉडरेट्स चाहते थे कि स्वराज प्राप्त हो यानी इंडिपेंडेंस प्राप्त हो और जबकि एग्रेसिव्स चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये स्वराज और पूर्ण स्वराज में फर्क को समझिए। स्वराज का मतलब है डोमिनेंट स्टेटस, यानी भारत में जैसे आज स्टेट है, स्टेट में गवर्नमेंट होती है और सेंटर में गवर्नमेंट होती है, तो राज्य स्तर पर जो सरकारें हैं वहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस उन दिनों वो कहे जाते थे और देयर वर अराउंड 7-8 ब्रिटिश प्रोविंसेस, रेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी राजाओं का आप कह सकते हैं राजाओं का शासन था, लेकिन राजा जो थे वो पपेट होते थे किसके? अंग्रेजों के। ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे यानी जिन प्रोविंसेस में, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का सीधे शासन होता था, जहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं था, वहां पर हम देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट भारतीयों द्वारा इलेक्ट की जाएगी और उसमें भारतीय होंगे
और सेंट्रल लेवल पे जहां संसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को आप कह सकते हैं डोमिनेंट स्टेटस। वेयर एज पूर्ण स्वराज का मतलब पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन फ्री कर दिया जाए, मतलब उनके शासन से इंडिया को फ्री कर दिया जाए, प्रोविंशियल लेवल पे भी इंडियन का शासन हो और सेंट्रल लेवल पे भी इंडियन का शासन हो। तो होप सो कि ये डोमिनेंट स्टेटस आप समझ गए होंगे। तो आप कह सकते हैं कि स्वराज की मांग जो है, पूर्ण स्वराज की मांग एग्रेसिव्स कर रहे थे, ये उनका उद्देश्य था। इसके अलावा दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट बाय द इंडियंस बिकॉज दे बिलीव दैट स्वराज वाज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। और वो स्वराज इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि जो भी भारत में समस्या है, ये सारी समस्याओं की जड़ें अंग्रेजों के शासन से जुड़ी हुई हैं। अगर अंग्रेजों के शासन से हमें मुक्ति मिलती है तो भारत में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी। इसके अलावा एक एक करके हम ट्रायो को पढ़ेंगे जो एग्रेसिव लीडर्स हुए, हालांकि बहुत सारे हुए, लेकिन उनमें जो 3 प्रोमिनेंट एग्रेसिव लीडर्स हैं उनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो इनके कंट्रीब्यूशन को एक एक करके हम समझते हैं। पहला जो है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज यानी इंडिपेंडेंस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें ये अधिकार मिलना ही चाहिए। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं। अनरेस्ट का मतलब इन्होंने पूरे जीवन बिना थके हुए इन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया फिर छुट्टी पे चले गए फिर आए और फिर इन्होंने, ऐसा नहीं, थ्रू आउट द लाइफ, मतलब सिंस जब वो अवेकनेस इनके अंदर वो जागृत हो गई देश की आज़ादी के लिए वो संघर्ष करना है, द डे ही रियलाइज्ड, सिंस देन उस समय से लेकर अपने जीवन के अंतिम सांस तक इन्होंने देश के आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। यहाँ पर आप इनके जन्म को देख सकते हैं और ये इनकी मृत्यु का डेट है। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स मराठा और केसरी में अपने आर्टिकल्स भी दिए, यानी अपने विचारों को दिए, और उसके जरिए इन्होंने देश में एग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट करने का काम किया और साथ में ब्रिटिशर्स के इनिशिएटिव्स को, पॉलिसीज़ को, उनके लॉज के ऊपर इन्हीं पत्रिकाओं के द्वारा उन्होंने हमला भी किया ताकि देश में एक जागरूकता आए और नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है वो प्रमोट हो, एग्रेसिव राष्ट्रवाद जो है वो आगे बढ़े। इसके अलावा स्वदेशी और बॉयकॉट, बंगाल डिवीजन के बाद जब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चला तो इसको ऑर्गेनाइज इन तीनों ने ही पॉपुलरली किया, लाल बाल पाल ने, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने, तीनों में ही आप ये सेंटेंस जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सेंटेंस, अंग्रेजों ने उन्हें 6 साल के लिए, वो एग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से इनको 6 साल के लिए जेल भी हुई। तिलक ने ही गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू किया ताकि भारतीयों के अंदर एक प्राइड, डिसिप्लिन और नेशनलिस्टिक फीलिंग को प्रमोट किया जा सके। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि दुनिया में हर कुछ, जो कुछ भी अचीवमेंट है वो करेज से ही होता है। करेज ही आपके अंदर आपको अचीवमेंट के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहर से आप दुनिया के किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो डेफिनेटली आप कभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अपने अंदर के करेज को बिल्ड करने के लिए आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए पॉपुलर पर्सनालिटीज की, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स किया है, उनको पढ़ना चाहिए, स्टोरी सुननी चाहिए, किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, किसी को आइडल बनाना चाहिए। उसी दिशा में आप देखेंगे कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने प्राइड, डिसिप्लिन और नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए शिवाजी, गणपति, मौर्यन एम्पायर, गुप्ताज पीरियड, ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को उठाया जिससे कि भारतीयों के अंदर ये करेज डाला जा सके कि यस हम लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है अगर इस देश को आजादी प्राप्त करनी है तो। अलॉन्ग विथ एनी बेसेंट के साथ इन्होंने तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग, चूंकि मैंने बताया अभी आपको कि किस प्रकार से आयरलैंड में होम रूल लीग ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आयरिश को फ्रीडम प्राप्त करने में, वैसे ही भारत में भी एनी बेसेंट और तिलक ने, दोनों ने मिलकर होम रूल लीग को एस्टैब्लिश किया और कहीं ना कहीं प्रेरणा तो वहीं से मिली होगी। और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लिए तिलक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो होम रूल लीग को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा ही ऑल्सो हेल्प टू स्प्रेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। क्या है? बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन हुआ उसी को हम कह रहे हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट, उसमें भी इन्होंने अहम योगदान दिया या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा विपिन चंद्रपाल की अगर हम बात करें तो 1858 से 1932 तक विपिन चंद्रपाल, यानी ये डेट ऑफ बर्थ और ये इनका डेथ का डेट है। विपिन चंद्रपाल एक अच्छे ऑरेटर थे, मतलब एक अच्छे वक्ता थे, वो बहुत मजबूती से बोलते थे और जो लिसनर है, जो सुनने वाले हैं, वो उनको बहुत क्यूरियस होकर सुनते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे विपिन चंद्रपाल। इन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे आंदोलन को प्रमोट किया, अपने आप कह सकते हैं कि
एज ही वॉज अ गुड ऑरेटर, तो इन्होंने लोगों के बीच जाकर उनको समझाने का प्रयास किया कि स्वदेशी और बॉयकॉट को हमें अपनाना चाहिए अगर हमें ब्रिटिशर्स से बंगाल के विभाजन का बदला लेना है, और अगर उन्हें हमें एडजस्ट कह रहा हूं, अगर हमें उन्हें बैकफुट पे ढकेलना है, यानी वो हमारे डिमांड्स को फुलफिल करें, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे आंदोलनों को हम जन जन तक फैलाएं, इसको फॉलो अप करें, जिससे कि अंग्रेजों को इकोनॉमिक लॉस हो और इससे वो शायद हमारी बात को मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ही वांटेड इंडियंस टू वर्क एक्टिवली टुवर्ड्स गेनिंग स्वराज। उन्होंने बहुत एक्टिवली इस पे भी काम किया कि भारतीयों को स्वराज कैसे प्राप्त हो, भारतीयों को स्वराज दिलाने के लिए यानी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। अब दिन रात मेहनत क्या किया, स्वाभाविक है, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है, राष्ट्र में जो चेतना है देश की आज़ादी के प्रति, उसको जगाने का प्रयास किया अपने लेखों के जरिए, न्यूज़पेपर्स में जन जन के बीच जाकर के उनको इंडिविजुअली, ग्रुप में उनको समझाने का प्रयास किया ताकि वो बाहर आएँ और देश की आज़ादी के लिए लड़ें। और इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों के वो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने हमला किया, आवाज़ उठाई। तो दीज वर द वे जिससे उन्होंने स्वराज प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, ही वॉज विलिंग टू गो टू प्रिजन रैदर देन टेस्टिफाई अगेंस्ट अनदर जर्नलिस्ट। वो अपने कामों के लिए, देश की आज़ादी के संघर्षों के लिए जेल जाना पसंद करते थे, इंस्टेड ऑफ टेस्टिफाइंग अगेंस्ट अनदर जर्नलिस्ट। नेक्स्ट कह रहा ही फेल्ट दैट स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन कुड बी यूज्ड टू अराउज। इनका यह भी मानना था कि नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा जो है, उससे हम भारतीय यूथ्स में आज़ादी के प्रति जो चेतना है उसको जगा सकते हैं और स्वराज प्राप्त करने में यह हमारी मदद करेगा। इसके अलावा ही ऑल्सो अर्ज नेशनलिस्ट टू वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने भारत में राष्ट्रवादियों से यह भी आग्रह किया कि वो गरीबी के प्रति भी काम करे, स्वदेशी बॉयकॉट जैसे आंदोलनों को आगे बढ़ाए। और विपिन चंद्रपाल यूज द मैगजीन, इन्होंने एक मैगजीन न्यू इंडिया भी प्रमोट किया और उसमें अपने इस मैगजीन के जरिए उन्होंने अपने आइडियाज को इस मैगजीन के जरिए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। ही लॉन्च्ड एन इंग्लिश डेली। इसके अलावा इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए, इंग्लिश डेली और वंदे मातरम। यही सब क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं कि भाई किस न्यूज़पेपर में उन्होंने काम किया या किस न्यूज़पेपर को उन्होंने लॉन्च किया, कौन सा न्यूज़पेपर उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा मैगजीन्स उन्होंने लॉन्च किए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, हालांकि आपको लिंक में नोट्स दे दिया जाएगा। हिज आइडियाज फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इंडियाज पुअर क्लास वर क्लियरली स्पेल्ड आउट इन हिज स्पीच एंड राइटिंग। इसके अलावा इन्होंने अपने भाषण में इकोनॉमिक वेलफेयर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी जोर दिया कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को हम बेहतर कर सकते हैं और भारत में जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी इन्होंने बात की। नेक्स्ट है, द लास्ट वन इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एग्रेसिव लीडर ही मेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रेसिव नेशनलिज्म, टू प्रमोट एग्रेसिव नेशनलिज्म। Being an eminent educationist, he was associated with the DAV कॉलेज। ये DAV कॉलेज से जुड़े रहे एक शिक्षक के तौर पर, जो कि लाहौर में था। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, नेशनल एजुकेशन। इसके अलावा इन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया था, यंग इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इसका प्रभाव क्या, आप कहेंगे कि इसका लिंक कैसे, ये कैसे जुड़ा हुआ है। मैगजीन स्टार्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स में, हम रह रहे हैं भारत में, आज़ादी हमें अंग्रेजों से चाहिए, बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा। तो आप इस बात को समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स को पैसे दिए लड़ने के लिए, इसके अलावा हथियार दिया, और जब युद्ध के बाद उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी तो उनको सपोर्ट भी दिया था। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स अगर प्रेशर बनाएगी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सवाल है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों बनाएगी, तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक ओपिनियन बिल्ड किया गया, मतलब इस न्यूज़पेपर के जरिए यंग इंडिया जो उन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया था, इस मैगजीन के जरिए उन्होंने, चूंकि वहाँ डेमोक्रेसी थी तो वहाँ के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि वोट तो वही दे रहे हैं। तो अगर वहाँ के लोगों के बीच एक ओपिनियन बिल्ड कर दिया जाए कि हाउ ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडियंस और इंडिया, एंड ऑन द अदर हैंड ये जो रिप्रेसिव पॉलिसी है वो भारतीयों के लिए एक तरह से टॉर्चर है, इरिटेशन है, भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उनके पब्लिक के ओपिनियन के बेसिस पे वहाँ की जो सरकार है
डेफिनेटली डेमोक्रेसी में सरकार जनता के ओपिनियन से ही बनती है, तो अगर वहां की जनता का ओपिनियन अगर ऐसा बन जाए कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लैंड के सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ शासन किया जा रहा है उसमें कुछ रिलीफ मिले या उन्हें आज़ादी मिले, उस दिशा में अगर कुछ प्रेशर बने तो ऐसा हो सकता है कि भारत को फायदा हो। इसलिए भी यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर इन्होंने वहाँ पे एक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की इस मैगजीन के जरिए, क्योंकि वहाँ के लोग अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर एक ओपिनियन बिल्ड होगा। हालांकि कोशिश इनकी रही, इसका कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ वो तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ही यूज द एंटी पार्टीशन बंगाल, डेफिनेटली जैसे दूसरे एग्रेसिव लीडर्स ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया, वैसे ही बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट को इन्होंने प्रमोट करने में अपना अहम योगदान दिया। इसके अलावा पैट्रियोटिक फीलिंग को प्रमोट किया, स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे मूवमेंट्स को इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। और इसके अलावा इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने इंडिया होम रूल लीग भी चलाया था, वही सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। कांग्रेस जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आप देखेंगे 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन में कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में अपना समर्थन दे दिया था। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो लाल लाजपत राय रहे, ठीक है। The Congress adopted non-cooperation resolution under him when this movement was suspended, disappointed। और जब non-cooperation movement को 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने इसको जब ऑफिशियली क्लोज कर दिया तो लाल लाजपत राय इससे बहुत आहत हुए, ठीक है। और ही फाउट एंड वॉन द इलेक्शन। लाल लाजपत राय चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जारी रहे और कांग्रेस जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। हालांकि गांधी और कांग्रेस में, महात्मा गांधी और कांग्रेस में एक बड़ा जो वर्ग है वो ये चाहता था कि हम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट करें, लेकिन लाल लाजपत राय जैसे लोग ये चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें, ठीक है। और इसीलिए हम देखते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर आगे चलकर स्वराजिस्ट पार्टी बनाई थी 1923 में, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ा भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का और ये जीते भी, ठीक है। ही फॉर्म द नेशनलिस्ट पार्टी विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टी बनाई थी नेशनलिस्ट पार्टी, किसके साथ मिलकर? मदन मोहन मालवीय की मदद से। इसके अलावा इन्होंने एक सोसाइटी भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, जिसने जाति और देश की आज़ादी के ऊपर इस सोसाइटी ने काम किया। इनको शेर पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया तो उसका विरोध करने के दरमियान लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जो कि काफी दुखद था। अब नेशनलिस्टिक या असर्टिव या आप कह सकते हैं रैडिकल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? सबसे पहला स्वदेशी गुड्स को प्रमोट किया गया, इस तरह के विचारों को प्रमोट किया गया, स्वदेशी गुड्स को अपनाएं, यानी देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें, ऐसा भारतीयों को प्रेरित किया गया, ताकि ब्रिटिश ओरिएंटेड गुड्स या फॉरेन गुड्स जो भारत में आ रही हैं उसको अगर हम परचेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड डे बाय डे लो होगा, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी या उनको नुकसान पहुंचेगा, और दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी हमारा महत्व समझ में आएगा। इसलिए स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया गया। इसके अलावा बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का, और स्वदेशी का मतलब देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। गवर्नमेंट सर्विसेज यानी स्कूल, कॉलेजेस, वकालत, अंग्रेजों के लिए जो बार्बर काम करते थे, जो वॉशरमैन काम करते थे, ठीक है, इन सबको भी प्रेरित किया गया कि आप अंग्रेजों के लिए काम मत करो, ठीक है, अंग्रेजों से किसी प्रकार का कोई सम्मान मत लो। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करने का प्रयास किया गया, जिससे कि भारत में रहने वाले भारतीयों के बीच राष्ट्रीय चेतना आगे बढ़े और उनके अंदर देश की आज़ादी के प्रति संघर्ष जो है, संघर्ष की जो फीलिंग है वो प्रमोट हो, ठीक है। तो शिक्षा में वैसे कंटेंट को लाने का प्रयास किया गया जिससे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना बढ़े, राष्ट्र की आज़ादी के लिए संघर्ष आगे बढ़े। इसके अलावा इन्होंने भारत के ग्लोरियस पास्ट को यानी एग्रेसिव नेशनलिस्ट ने एग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए ग्लोरियस पास्ट को यानी पूर्व के इतिहास को पुनर्जीवित करने का, वापस से रिवाइव करने का प्रयास किया गया। जैसे आप देखते हैं ड्रेसिंग में ट्रेंड होता है, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग नैरो पैंट पहनते हैं। एक दौर था जब नैरो पैंट पहना जाता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, या एंकल पैंट जो हम पहनते हैं उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। आज वो ट्रेंड में है या लोग पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो
ये पुराने जो ड्रेसिंग सेंस हैं उनको ही आज मॉडर्न एरा में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, और उसको एक न्यू ट्रेंड के रूप में हम देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था। तो उसी तरह से भारत का पूर्व में जो ग्लोरियस एक गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है, जैसे गुप्ता वंश को आप पढ़ेंगे, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम उसको कहते हैं। इसी तरह से आप मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे तो अशोक अफगानिस्तान तक उनका शासन था। तो ये बताता है कि पूर्व में भारतीय बहुत बहादुर रहे हैं। और अगर आप मुगल एम्पायर को भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 25% जीडीपी उस दौर में पूरी दुनिया की अकेले भारत की थी, यानी वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 25% हमारा था। तो आप समझ सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली कितने पावरफुल थे, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अंग्रेजों के शासन में हम इकोनॉमिकली पूरी तरह से क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो हमें अब करेज की ज़रूरत थी, हमें लड़ने के लिए हम अंदर से पूरी तरह से कमज़ोर हो गए थे। शायद हमें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज़ों से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिल सकती, हम उनके सामने कमज़ोर हैं। तो इस तरह की फीलिंग से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए इंडिया के पास्ट को क्या किया गया, रिवाइव किया गया। कुछ पर्सनालिटीज़ को सेलिब्रेट किया जाने लगा। उसमें एक गणपति जी भी हैं, शिवाजी महाराज को भी सेलिब्रेट किया जाने लगा फेस्टिवल के तौर पे। इसके अलावा नेशनल हीरोज़ जैसे शिवाजी, विवेकानंद, इन सबको भी आगे प्रमोट किया जाने लगा। इसके अलावा हम देखते हैं पैसिव रेजिस्टेंट एडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंट एंड रिवोल्यूशनरी मेथड एक्टिविटीज़, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज़, अनुशीलन समिति, मित्र मेला व सेटअप। सीक्रेट सोसाइटी समझते हैं मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो छुप छुप कर काम कर रही है। और ये सब सारी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, यूरोप में अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे, या इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देखेंगे, ग्यूसेपी मैगजीनी को अगर आप पढ़ेंगे, सीबीएसई में सिलेबस है क्लास 10th में, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और इटली एंड जर्मनी, ठीक है। तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने यंग इटली, इस तरह के सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए। जैसे अभी कश्मीर में आप देखते हैं बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं जो भारत सरकार की मतलब वो लीगल नहीं है, भारत सरकार की नज़र में वो उन्होंने अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, और अंदर ही अंदर कश्मीरियों को भड़काते हैं, पाकिस्तान से फ़ंड लेते हैं या जहाँ कहीं से भी उन्हें फ़ंड आता है, ठीक है। और ये अंदर ही अंदर काम करते हैं, ये ऑफिशियली कोई काम नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं एक संस्था चला रहा हूँ या मैं किसी ट्रस्ट को चला रहा हूँ, तो ऑफिशियली मैं समाज में आकर समाज के बीच उस ट्रस्ट को के आधार पर कोई काम कर सकता हूँ, जैसे पेड़ लगाना, ठंड में कंबल बांटना, गरीबों की मदद करना, ठीक है। लेकिन वो इस तरह का काम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफिशियली उन्होंने इस ट्रस्ट को या सोसाइटी को नहीं बनाया है, ये इलीगल है गवर्नमेंट के अनुसार, ये अंदर ही अंदर काम करती है, छुप छुपा कर काम करती है। और तो यहाँ भी इस तरह के जो सोसाइटीज़ हैं वो काम कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि क्यों, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरीज और एग्रेसिव आप कह सकते हैं अप्रोच पे या मेथड्स पे बनी हुई सोसाइटीज़ थी। अगर ये अंग्रेज़ों के नज़र में आती तो डेफिनेटली वो इसको बैन कर देते और इसके जो संस्थापक हैं उनके ऊपर भी रिप्रेसिव एक्शन लिया जाता। इसलिए ये अंदर ही अंदर समाज में काम कर रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह करने की तैयारी कर रही थी। इसने भी एग्रेसिव नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। इन्फ्यूज करेज इन इंडियंस बाय देयर स्पीचेस एंड राइटिंग्स। इसके अलावा मैगजीन, न्यूज़पेपर्स के जरिए भारतीयों के अंदर एग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने आप कह सकते हैं इन रास्तों पे चलकर नेशनल एग्रेशन या नेशनलिस्टिक एग्रेसिव नेशनलिस्टिक फीलिंग को प्रमोट किया। अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्वदेशी और बॉयकॉट उनकी एक बहुत बड़ी सफलता रही। इससे अंग्रेजों को आर्थिक बहुत नुकसान भी हुआ। इसके अलावा देश भर में स्वदेशी और बॉयकॉट ने अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह की भावना को उत्पन्न किया जो आगे चलकर मास मूवमेंट में मदद करता है, और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी भारतीयों के अंदर आया, ठीक है, स्वराज के लिए यानी इंडिपेंडेंस के लिए। और ये बहुत हद तक भारतीयों को समझाने में सफल रहे कि अगर हमें अंग्रेजों से अगर आज़ादी प्राप्त करनी है, अगर हमें उनके चंगुल से निकलना है तो हमें एकजुट होकर आगे आकर स्वयं लड़ना होगा, सेल्फ रिलायंट होना होगा। हमें हमारी आज़ादी के लिए किसी दूसरे से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
They were unshakable in their resolve of the पूर्ण स्वराज, और अपनी मांग को लेकर वो उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अडिग रहना होगा, और वो है पूर्ण स्वराज, यानी वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण आजादी चाहिए। तो इस तरह के विचारों को जन जन तक फैलाने में क्या रहे, सफल रहे। तो दिस इज हाउ योर सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आपका कंप्लीट हो गया आज। इससे पहले का एक पार्ट मैंने बनाया है जिसमें 2 कॉजेस कवर किए हैं, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक इज कवर्ड इन दिस वीडियो, दिस लेक्चर। होप सो कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ICSE क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के बीच इन वीडियोस को शेयर करिए, और डेफिनेटली आपका एक लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रकार से फीडबैक होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, और कंसिस्टेंटली हम आप इसी तरह आपके लिए वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर डालते रहें। मेरी पूरी कोशिश है कि हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है आपका डे बाय डे हम लोग कवर करें, और विद इन दिस मंथ उसको हम लोग अपलोड कर दें, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए भविष्य में आप जब फ्री रहें आप इन वीडियोस को देखकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, और अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए। ठीक है, थैंक यू।